हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यार, ऐसा आईपीओ आता है ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, एकदम दिल खुश हो जाता है। क्योंकि अगर कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो ना तो मतलब आईपीओ में इन्वेस्ट करने के पहले ना मुझे 10 बार सोचना नहीं पड़ता है। अभी जो कोई भी अगर हम लोग का पुराना सब्सक्राइबर होगा उसको ये चीज़ पता होगी कि मैं आईपीओ में सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं एक्चुअली उसको लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी सोचता हूँ कि क्या इस कंपनी में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ क्या। आई मीन अगर मैं 3 साल 4 साल 5 साल भी रहने के लिए रेडी हूँ क्या इस कंपनी में इन्वेस्टेड। तो वैसी कंपनी अगर आती है ना तो एकदम भाई मज़ा ही आ जाता है, फिर उसमें मैं आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ। तो वैसे ही ये भी एक नया आईपीओ आ रहा है ओसवाल पंप्स लिमिटेड का। काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके फंडामेंटल्स है, आपने ऑलरेडी थंबनेल तो देख ही लिया होगा। फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा इसके स्ट्रांग है, बट साथ ही साथ आईपीओ की डेट्स क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कितने पैसे चाहिए कंपनी को, कितना ओएफएस है, कितना फ्रेश इशू है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे ओसवाल पंप्स लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। और अगर इन केस अगर आप आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाले हो या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को जो भी आईपीओ में इन्वेस्ट करता है वो लोग के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर कर सकते हो। तो चलिए गाइज, ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो अगर आईपीओ की डेट्स देखेंगे तो 13 जून को आईपीओ शुरू होगा, 17 जून तक चलेगा। 18 जून के आसपास आपको अलॉटमेंट हो जाएगी, और जिन जिन लोगों को अलॉटमेंट मिली है 19 तारीख को वो लोग के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिली है 19 तारीख के दिन ही वो लोग का जो भी रिफंड का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। और 20 तारीख के दिन यानी कि अगले शुक्रवार ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फेस वैल्यू 1 की है, यानी कि ऑलरेडी स्प्लिट होके आया हुआ है ये शेयर। बाय द वे, फेस वैल्यू अगर आप लोगों को नहीं पता है क्या होता है, कैसे समझते हैं, तो कमेंट करके बता देना, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। 584 से लेके 614 तक का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करना है तो 614 पर ही अप्लाई करेंगे, या तो फिर जो कट ऑफ प्राइस होता है आपके ब्रोकर के टर्मिनल पे कट ऑफ प्राइस का एक चेकबॉक्स होगा, उसको आप टिक कर सकते हो। अभी आपको एक लॉट में 24 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल इशू साइज यानी कि कितने पैसे कंपनी मांग रही है, तो लगभग 1390 करोड़ के आसपास पैसे मांग रही है कंपनी, जिसमें से लगभग 900 करोड़ कंपनी ने फ्रेश इशू करी, यानी कि ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। और जो 500 करोड़ है वो मतलब ऑलमोस्ट 500 करोड़ है, वो अपना प्रमोटर्स अपना माल बेच रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ 60-40 का यहाँ पर रेशियो बन के आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है बट आप समझ सकते हो, करेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये रेशियो ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है बट बुरा भी नहीं है, मतलब 50% के ऊपर ही फ्रेश इशू है, तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, मैनेजेबल है, ठीक है। अभी अगर कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को मिला है 50% का कोटा, रिटेल के पास 35 है, एचएनआई के पास 15% है, ठीक है। रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो, जिससे आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के नीचे की हो जाएगी। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर की हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली एच एन आई कैटेगरी में आ जाओगे। अभी मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि एच एन आई कैटेगरी रिटेल कैटेगरी के लिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा वैसे ही आप स्टॉक बेच सकते हो, ठीक है। प्रमोटर पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो आईपीओ के पहले 99.88%, ऑलमोस्ट 100% कंपनी पूरे प्रमोटर के पास ही है। ऑब्वियसली पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ होने के बाद 75% के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि जो सेबी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो चलिए अब लोग यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का ये कर लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी 2003 में शुरू हुई थी, ये यानी कि 20-22 साल पुरानी कंपनी है। ये क्या करते हैं, ये लोग मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पंप्स है। कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स केटरिंग टू डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सोलर पंप्स, submersible pumps, monoblock pumps, pressure pumps, sewage pumps, electric motors, सबमर्सिबल वाइंडिंग वायर्स, केबल्स एंड इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ठीक है। तो ये सब ये लोग का पंपिंग वो सब में ये लोग का काम है। अगर आप लोग ने एस्ट्रल पाइप्स वाला मेरा वीडियो अगर देखा होगा
या सुप्रीम पाइप्स वाला। टेक्ना फंडामेंटल एनालिसिस में पहले करता था। अगर बाय द वे आपको वो वाली सीरीज़ वापस चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली वीडियोस जल्दी लेके आ जाऊँगा। बाय द वे अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, ऊपर आई कार्ड पे मिल जाएगा। उसके अंदर बताया था कि वो दोनों कंपनी थोड़ी बहुत अलग है, मतलब ये पंपिंग में ही है मोटा मोटी, बट वो यूजुअली थोड़ा डोमेस्टिक वो सब में जो बिल्डिंग वो सब के काम होते हैं उसमें आ जाते हैं। ये थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो जो सोलर पंप्स होते हैं, सीवेज पंप्स होते हैं, वो सब में ये लोग का ज़्यादा क्या बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन है। ठीक है। अभी इसके अंदर क्या आ जाता है, लोग गवर्नमेंट स्कीम वो सब के लिए भी काम करेंगे, वो सब आ जाता है, क्योंकि सीवेज वेज का काम ये सब गवर्नमेंट वाले ही ज़्यादा करवाते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कोई खुद के घर पे थोड़ी ना सीवेज कराएगा, वैसे है। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखोगे August 31st 2024 द कंपनी हैड एग्जीक्यूटेड 26,270 टन की सोलर पंपिंग सिस्टम्स डायरेक्टली अंडर पीएम कुसुम स्कीम फॉर सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये 4 स्टेट में ये लोग ने काम करा है। और कितने 26,270 प्रोजेक्ट्स के अंदर ये लोग ने काम करा है पंपिंग सिस्टम के अंदर। अभी टर्न की का सिंपल मतलब होता है कि भाई पूरा A to Z पूरा काम हम तुमको करके देंगे। ठीक है, आपको किधर और मतलब ऐसा नहीं कि आपने खुदाई के लिए किसी और को बुला दिया, पंप लगा दिया, फिर उसके ऊपर जो भी प्लास्टर वास्टर करना रहता है वो सब आपने किसी और से कर लेते, नहीं, पूरा काम हम ही करके देंगे A to Z आपको। मतलब जैसे अगर आपको घर शिफ्ट करना होता है तो आप नॉर्मल एक वो उसके पास जाओगे, किसी को भी नाके पे से अगर किसी को उठाओगे तो आपको भी थोड़ा बहुत सामान इधर उधर मूव करने के लिए हाथ लगाना पड़ता है, करेक्ट। लेकिन अगर आप पैकर्स एंड मूवर्स अगर आप बुक करते हो तो आपको उनको सिर्फ पैसे देने हैं, बाकी वो पूरा रैपिंग अनरैपिंग लोडिंग अनलोडिंग सब कुछ वो लोग ही करके देंगे। सब आपको मतलब लिटरली एक चम्मच तक उठाना नहीं पड़ता है। तो वैसा हो जाता है। तो पैकर्स एंड मूवर्स कहीं ना कहीं टर्नकी वाला वो हो जाता है। तो वैसे ही टर्नकी में मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे दो काम खत्म। ठीक है। Company operates a manufacturing facility at Karnal, Haryana, which covers a total land area of 41,076 square meters as of March 31, 2024। ठीक है, तो ये तो समझ गया कि ऑपरेटिंग मैन्युफैक्चरिंग ये लोग की हरियाणा में। ठीक है। कंपनी हैज़ अ ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर अक्रॉस इंडिया, इंक्रीजिंग 473 डिस्ट्रीब्यूटर एज ऑफ March 31, 2022। तो ये 473 था 2022 में, उसके बाद ये बढ़कर 636 हो गया 2024 में। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो लोग का फटफट ग्रो हो रहा है, मतलब क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रो करना आसान बात नहीं है, उसको भी मतलब एक क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कौन लेगा, जिसको कंपनी में भरोसा होगा, करेक्ट। और उसका क्या कहते हैं, मतलब अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो मुझे भी कुछ ना कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं ना उस कंपनी में। तो वो भी क्या कहते हैं, मैं तभी ही कर पाऊंगा जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी काम की है, इधर इससे मुझे जो मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे रिटर्न मिलेगा कहीं ना कहीं, तो तब जाके ही तो लोग इन्वेस्ट करते हैं। अभी 473 से 636, 150 से ज़्यादा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स लाना एक 1.5-2 साल में काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फिगर है यहाँ पर। ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, 17 कंट्रीज़ में लोग एक्सपोर्ट करते हैं, एशिया पैसिफिक में, मिडल ईस्ट में, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक क्या क्या, सिंगापुर वो सब में हो गया, थाईलैंड मलेशिया सब हो गया, मिडल ईस्ट में दुबई सऊदी वो सब हो गया, नॉर्थ अफ्रीका रीजन में भी लोग सपोर्ट करते एक्सपोर्ट करते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे कंपनी का टोटल 164 एम्प्लॉयज़ है। तो कंपनी मोटा मोटी तो जो काम धंधा है ये लोग का अच्छा ही लग रहा है, बट जो मेन चीज़ हम लोग को पता चलती है वो आती है इसकी कंपनी का जो बैलेंस शीट और P&L स्टेटमेंट में, यानी कि जो फाइनेंशियल्स है। अभी एसेट्स की बात कर लेंगे तो पहले 221 करोड़ के एसेट्स है, बाय द वे फुल ईयर है, फुल ईयर है, फुल ईयर है, और यहाँ पर 9 महीने का मिला है, यानी कि 3 क्वार्टर का मिला है। चौथा क्वार्टर भी आ सकता था क्योंकि अब तो जून भी आ गया है, मतलब इस साल का ही दूसरा क्वार्टर भी आ गया है, तो मेरे हिसाब से ये पूरा आ जाना चाहिए था। बट ठीक है, हम लोग इसको 3 क्वार्टर के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। तो 2022 में 220 करोड़ के एसेट्स से बढ़कर 252 हो गए, फिर डबल से भी ज़्यादा हो गए। अगर आप देखोगे डबल क्योंकि 504 होता है, बट डबल से भी थोड़े ज़्यादा हो गए, 511 करोड़। और यहाँ पर फिर से डबल से ज़्यादा हो गए 1096 करोड़, लगभग 1100 करोड़। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ पर तक का जम देखोगे तो लगभग 5 गुना जम तो आया हुआ है एसेट्स में। रेवेन्यू की बात करेंगे तो 360 करोड़ के रेवेन्यू, 390 करोड़ के, 760 करोड़ के, इधर इधर से इधर डबल जंप हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे 1067 करोड़, यानी कि लगभग लगभग 350 करोड़ ये लोग एक क्वार्टर में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर पूरे साल का अगर हम लोग देखेंगे तो 1400 करोड़ ये लोग क्लोज करना चाहिए। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखो 2022 में ये लोग पूरे साल का 360 करोड़ के थे, 2023 में 390 करोड़ के थे पूरे साल का, यहाँ पर सिर्फ एक क्वार्टर में ये लोग 350 करोड़ कर रहे हैं, यानी कि कंपनी में ग्रोथ तो एक नंबर आई है। ठीक है, इसका मतलब ये तो कोई डाउट ही नहीं है, समझ सकते हैं। यहाँ पर से यहाँ पर में ही 4 गुना ज़्यादा रेवेन्यू हो गया है। बट वही सेम चीज़ हम लोग को प्रॉफिट में भी दिख रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 360 करोड़ था, यहाँ पर उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था,
सत्रह करोड़, ठीक है। 17 करोड़ में मतलब अगर इसको मोटा मोटी पकड़ोगे तो 5% के आसपास का ये लोग का पैट आता है। 390 करोड़ में 34 करोड़, यानी कि इस बार भी 8% के आसपास का यहाँ पर पैट नजर आता है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 760 करोड़ में ऑलमोस्ट 100 करोड़ ये लोग ने निकाले, यानी मोटा मोटी ये लोग ने 13% के आसपास का पैट निकाला है। और यहाँ पर 1400 करोड़ हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 1400 करोड़ होएगा। ये 3 क्वार्टर में 21,600 है, 216 करोड़ है। अगर उसको हम लोग पकड़ेंगे तो मोटा मोटी 288 करोड़ के आसपास, 290 करोड़ के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 280 करोड़ भी अगर हम लोग ने पकड़ा तो भी 20% का प्रॉफिट मार्जिन है। जहाँ पर यहाँ पर ये 5% था, 8%, 13% और यहाँ पर अभी 20%। तो आप देख सकते हो 5% से 20% कितना वो हुआ है। अगर यहाँ पर रेवेन्यू में 4 गुना ग्रोथ आया है तो प्रॉफिट में आप देख सकते हो लगभग मतलब 21 गुना, 22 गुना, सॉरी 11-12 गुना ग्रोथ आ चुका है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके अंदर भी 4 गुना ग्रोथ आ चुका है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग पीएनएल स्टेटमेंट बताता है ऐसी कंपनी में। और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी में ना इन्वेस्ट करने के लिए 4 बार सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। 38 करोड़ के रिजर्व्स थे, 73 करोड़ हो गए बढ़कर, फिर 173 हो गए और अभी बढ़कर 390 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 87 करोड़ की बोरोइंग्स थी, घटकर 60 हो गई, फिर थोड़ा सा बढ़कर 75 हो गए और अभी बोरोइंग्स थोड़ी सी ज़्यादा तो है, बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है, मैनेज हो सकता है। 350 करोड़ की बोरोइंग्स है, क्योंकि आप इस साल में ही 300 करोड़ का तो प्रॉफिट ही निकाल लोगे आफ्टर टैक्स। रिजर्व्स भी आपके पास है, एसेट्स और रेवेन्यू भी ग्रोथ करे, तो कहीं ना कहीं ग्रोइंग कंपनी है, तो ग्रोइंग कंपनी में थोड़ा बहुत बोरोइंग्स तो चल ही जाता है। और ये इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आपका रिजर्व्स और आपके प्रॉफिट से 4-5 गुना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं उसके आसपास में ही है। तो ठीक ठाक है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7,000 करोड़ की कंपनी, तो मिड साइज मिड कैप कंपनी इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। आर की बात करो तो देखो भाई 82% का आर कौन सी कंपनी में आपको लास्ट दिखा है, ठीक है। आर 82% का। और बाय द वे आर और आर के ऊपर एक वीडियो है चैनल पर, आप वो जाके देख लेना, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भाई मैं आर इतना ज़्यादा अच्छा है तो मैं क्यों मतलब उसके लिए खुश हो रहा हूँ या क्यों इतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैं हमेशा कहता हूँ 0.8 के नीचे होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग के क्राइटेरिया में मेट करा है, दोनों चीज़ हम लोग के क्राइटेरिया में मेट करी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 88.73 है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ के ऊपर कभी वीडियो चाहिए तो बता देना, वो भी लेके आ जाऊँगा। पैट मार्जिन यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट 13 का बता रहा है, क्योंकि ये पिछले साल का बता रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे March 31, 2024 तक का बता रहा है, तो इसीलिए अगर ये साल वाला भी जब ऐड हो जाएगा तो उसमें पैट मार्जिन वापस जो अच्छे से हो जाएगा। प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई है 38%, बट अगर हम लोग इसको पीयर्स को कंपेयर करेंगे तो उसके हिसाब से भी ठीक ठाक ही लग रहा है, इतना ज़्यादा वो हाई नहीं है। ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस अगर हम लोग देखेंगे, ईपीएस प्री आईपीओ के पहले 982 का है, पोस्ट आईपीओ 25 का हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसी कंपनी जिसके अंदर यूजुअली कैसा होता है कि जब भी आईपीओ आता है तो पोस्ट आईपीओ उसका ईपीएस कम हो जाता है, पीई बढ़ जाता है। इधर उल्टा हो रहा है, आप देखोगे ईपीएस बढ़ गया है और पीई कम हो रहा है। 62 का पीई से घटकर ये 24 का पीई हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और पीई रेशियो पीबी रेशियो दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया, मतलब दोनों का मैंने वीडियो बनाया है, आप वो जाके देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छे से वैल्यूएशन मेट्रिक ये काम करते हैं और कितना कैसे हम लोग को वैल्यूएशन कंपनी निकालने में हेल्प हो जाती है। अब ये देखते हैं कि कंपनी पैसे क्यों उठा रही है। पहले तो लगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है कुछ, है ना, वो उसके लिए लोग पैसे उठा रहे हैं। फिर उसके लिए लोग कर रहे हैं कि ये लोग की जो सब्सिडरी है ओसवाल सोलार, ये लोग का डेट या इक्विटी के हिसाब से ये लोग को न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना है करनाल हरियाणा में ही। और ये लोग का जो बोरोइंग्स है ये लोग को वो भी कम करना है। साथ ही साथ ये लोग जो ओसवाल सोलर ने भी जो बोरोइंग्स उठाई है वो लोग ने उस कंपनी के बिहाफ पे वो लोग को वो वाली बोरोइंग्स भी ये लोग को कहीं ना कहीं कम करनी है, तो उसके लिए ये लोग को पैसे चाहिए। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये अच्छी बात ही है, क्योंकि अगर मतलब आप देखोगे एक जगह पे आप बोरोइंग्स कम कर रहे हो, दोनों कंपनी की, मेन पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑब्वियसली आपको और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी बनानी होगी या फिर आपको मशीनरी लेनी होगी, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे लोग ऐसे नहीं कि पूरा ही पैसा लोग बोरोइंग्स में डाल के पूरा खत्म कर देंगे, लोग ग्रोथ भी सोच रहे कि थोड़ा थोड़ा जितना अगर हो रहा है वो हम लोग इसमें भी निकाल लेंगे, क्या कहते हैं बोरोइंग्स में भी कम कर लेंगे, ताकि लोग का पैट मार्जिन और अच्छा हो जाएगा। बोरोइंग्स कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका पैट मार्जिन अच्छा हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझता है कि ऐसा क्यों बोल रहा हो तो मेरा एक इनकम स्टेटमेंट वाला वीडियो है, आप वो जाके देखना, उसके ऊपर आपको समझ में आ जाएगा। एक बार पीयर कंपैरिजन करके देख लेते हैं कि पीयर्स इसके कौन कौन से दिखा रहे हैं और कितना इसका वो दिखा रहा है,
ठीक है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये सब इसके पीयर्स है, यहाँ पर इसका पीई रेशियो 24 का आ रहा है जो ओसवाल पाइप्स का है पोस्ट आईपीओ, ठीक है। अभी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग पोस्ट आईपीओ के हिसाब से बात करेंगे, तो उसके हिसाब से तो देखा जाए सबसे अच्छा पीई रेशियो आ रहा है। बट पीबी रेशियो में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसका पीबी रेशियो 34 का था, 38 का था, सॉरी 38 का था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पीबी रेशियो उसका आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पीबी रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से, बट पीई रेशियो के हिसाब से डेफिनेटली ये एक अंडर वैल्यूड या फेयरली वैल्यूड तो ज़रूर लग रही है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पर ईपीएस की बात करेंगे, ईपीएस देखो, अगर आप इसका देखोगे 25 का ईपीएस होगा पोस्ट आईपीओ, और 25 का ईपीएस सिर्फ एक ही किर्लोस्कर ब्रदर्स का ही सिर्फ उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी का है ही नहीं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बात है। तो इस हिसाब से भी आप समझ सकते हो कि भाई कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कंपनी है। मतलब ऐसा नहीं कि जो अगर जैसे बुल मार्केट जब रहता है तो कोई भी कंपनी आके आईपीओ निकाल देती है और सिर्फ पैसे हटने का काम करती, नहीं। ऐसी कंपनीज़ में ना, मतलब मैं नॉर्मली भी अगर मतलब आईपीओ मुझे नहीं भी लगता है तो मैं सेकेंडरी मार्केट से, यानी जो अपना स्टॉक मार्केट है उधर से भी मैं डायरेक्ट परचेस करके इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का सोच सकता हूँ। तो डेफिनेटली मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं 1-2 लॉट से या 3 लॉट से भी हो सके तो मैं अप्लाई करने का सोचूंगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज बहुत कम आती है स्पेशली आईपीओ के हिसाब से। और डेफिनेटली लिस्टिंग गेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो लिस्टिंग गेंस भी इसके अंदर आराम से 12-13% आराम से लिस्टिंग गेंस तो मिल ही जाएंगे, जितना मुझे लगता है, जितना मेरा एनालिसिस है। तो जहाँ पर अगर हम लोग का ये जो 614 का जो इशू है, ये मेरे हिसाब से लिस्टिंग होगा 680 के आसपास तक का। और फिर उसके बाद डेफिनेटली हम लोग को लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये एक अच्छा एक कंपनी मिल सकती है। बाय द वे आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।